अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 2 ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर्स और आज हम करने वाले हैं भैया ये शेयर्स क्या होता है और ये जो शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो शुरू करते हैं। देखो बेटा जो शेयर्स, पहले बात अपन ये जान लेते हैं शेयर्स क्या होता है। देखो बड़े सिंपल सी बात है। सपोज करो कि मुझे ना एक कैलकुलेटर का बिजनेस स्टार्ट करना है, कैलकुलेटर बनाना है मुझे। अब कैलकुलेटर बनाने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए मुझे 10 लाख रुपए की फैक्ट्री लगानी है और 10 लाख रुपए मुझे चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 10 लाख रुपीस चाहिए मुझे कैलकुलेटर का बिजनेस शुरू करने के लिए। अब हुआ क्या, 10 लाख रुपए बिजनेस में चाहिए पर मेरे पास मात्र 6 लाख रुपए है। मेरे पास सिर्फ कितने हैं? 6 लाख रुपए हैं। मतलब मुझे कितने रुपए चाहिए? मुझे कैलकुलेटर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। पर भैया मेरी जेब में तो 6 लाख है। मैं बैंक के पास गया, पैसा उधार दे दो, लोन दे दो। बैंक ने मना कर दिया, हम आपको जानते नहीं है, कुछ गिरवी रखो। मैंने कहा मेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बैंक ने कहा टाटा बाय बाय, हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं 6 लाख से बिजनेस स्टार्ट करूं, पर 6 लाख से कैलकुलेटर का बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, 10 लाख कम से कम चाहिए। अब मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं बनानी, मुझे पार्टनरशिप भी नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी सोल प्रोप्राइटरशिप? क्योंकि मुझे जो लायबिलिटी चाहिए लिमिटेड चाहिए, मुझे अनलिमिटेड नंबर ऑफ लायबिलिटी चाहिए नहीं, मुझे लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए। तो यहां पे मुझे कंपनी बनानी है, ये बात तो तय है कि मुझे कंपनी बनानी है। ओके, तो अब मेरे पास कितने हैं? 10 लाख रुपए चाहिए, 6 लाख मेरे पास है। तो मैं क्या करूंगा? मैं पब्लिक के पास जाऊंगा। क्या करूंगा? पब्लिक के पास जाऊंगा कि आप मेरी कंपनी के कुछ पैसा इन्वेस्ट करो, एज अ मालिक बन जाओ। तो यहां पे क्या करूंगा? मुझे टोटल कितने चाहिए? 10 लाख रुपए चाहिए ना। तो मैं 10 लाख को क्या करूंगा? मैं उसको 10 रुपए का एक शेयर निकाल दूंगा। 10 रुपए का एक शेयर निकाल दूंगा, पर शेयर 10 रुपए का एक शेयर। अगर आपको मेरी कंपनी का चाहिए 10, तो टोटल मेरे पास 1 लाख शेयर हो जाएंगे, मैंने मार्केट में उतार दिए। मतलब टोटल कितने शेयर आ जाएंगे? 1 लाख शेयर। 1 लाख शेयर मैंने मार्केट में उतार दिए और एक शेयर 10 रुपए का है। तो अगर आपको मेरी कंपनी का हिस्सा बनना है, 10 लाख रुपए चाहिए, तो आप कितने रुपए डालो? 10 रुपए डालो, एक शेयर ले लो 10 रुपए का, ठीक है ना। तो टोटल मैंने कितने शेयर उतारे मार्केट में? 1 लाख, एक शेयर 10 रुपए का, टोटल 10 लाख। अब मेरे पास कितने थे? 6 लाख। तो मैंने क्या किया? 1 लाख में से 60,000 जो शेयर है वो मैंने ले लिया और एक शेयर 10 रुपए का है। तो मैंने 6 लाख रुपए तो मैंने बिजनेस में डाल दिए। भाई 1 लाख शेयर मैंने मार्केट में उतारे थे, उसमें से 60,000 शेयर मैंने खरीदे क्योंकि मेरे पास 6 लाख रुपए थे। बाकी के जो 40,000 जो शेयर बचे वो क्या किया? वो किसने ले लिया? वो ले लिया, सपोज करो मिस्टर ए, बी, सी और डी ने ले लिया। इसने ले लिया 15,000, इसने ले लिया 5,000, इसने ले लिया 5,000, इसने ले लिया 10,000। एग्जाम्पल के लिए 15,000, 5,000, यहाँ पे कितना 15, 20 और यहाँ पे ये भी 15,000 उसने ले लिए। तो टोटल कितने शेयर हो गए सर? 20 और 20 टोटल शेयर हो गए आपके यहाँ पे 40,000 रुपए। तो मिस्टर ए, बी, सी, डी ने ले लिए और मेरा नाम है दीपक। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये जो मैंने एक जो शेयर 10 रुपए का निकाला, इसको मैं बोलता हूँ शेयर। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, टोटल कैपिटल कितनी कंपनी की? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए टोटल कैपिटल है, उसको मैंने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उस पार्ट्स को मैं बोलता हूँ शेयर। और एक शेयर है 10 रुपए का। तो टोटल 10 लाख में से 1 लाख शेयर मैंने मार्केट में उतारे और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। तो 1 लाख इंटू 10 टोटल हो जाएगा आपका 10 लाख रुपीस। क्लियर है? तो यहां पे मैंने ले लिए 60,000 शेयर और बाकी लोगों ने ले लिए 40,000 शेयर। ए ने 15, बी ने 5, सी ने 5 और डी ने 15। टोटल उसको कितने ले लिए? 40,000 शेयर ले लिए। तो अब यहां पे इस कंपनी का मालिक कौन है? मैं भी मालिक हूं। यहां पे मैं हूं, दीपक मालिक हूं, मिस्टर ए भी मालिक है, मिस्टर बी भी मालिक है, मिस्टर सी और मिस्टर डी, ये चारों, ये पांचों मालिक हैं। मेरे को मिला के पांचों मालिक है। पर मालिक की पावर कितनी है? मालिक पांचों हैं, पांचों हैं ओनर। यस, मैं भी ओनर हूं, दीपक भी ओनर हूं, ए, बी, सी, डी, बिकॉज सबने शेयर्स लिए हैं। बट भाई साहब पावर किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा पावर मेरे पास है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 60,000 शेयर हैं।
क्या कहते हैं 60,000 शेयर तो मेरे पास ही हैं, तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? मेरे पास है। बाकी 40,000 जो शेयर है वो ABCD के पास है, तो इनकी पावर कम है। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूं, मैंने अगर एक शेयर लिया रिलायंस इंडस्ट्री का तो मैं उस कंपनी का मालिक बन जाता हूं एक शेयर के हिसाब से। बट मेरे पास पावर कितनी है? अरे यार 1 करोड़ लेट सपोज शेयर्स हैं, तो 1 करोड़ में एक शेयर की क्या वैल्यू होगी? समुद्र में बूंद के बराबर। पर मुकेश अंबानी जी के पास सपोज करो 60 लाख के शेयर्स पड़े हुए हैं, तो उनके पास ज़्यादा पावर है। तो जिसके पास ज़्यादा पावर है वो कंपनी पे ज़्यादा कंट्रोल लगा सकता है, जो ज़्यादा कंट्रोलिंग स्टेक लगा सकता है। क्लियर है? बात समझ में आई? तो इसको जो मैं बोलता हूँ शेयर्स बोलता हूँ। तो व्हाट इज शेयर? द टोटल कैपिटल, जो मैं मेरे एग्जांपल में 10 लाख रुपए, इफ डिवाइडेड इनटू द यूनिट ऑफ द स्मॉलर डिनोमिनेशन और ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का कैपिटल 1 लाख रुपए है तो उसको 1 लाख को डिवाइड करूंगा 10 रुपए में। ओके, 10,000 शेयर इंटू 10 रुपए। शेयर मस्ट बी नंबर, हर शेयर का एक नंबर होता है, ऐसा नहीं कि रैंडम दे दिया, नहीं। 1 2 3 4 जो भी आपको नंबर देने हैं एक नंबर होगा। एंड एज फॉर द कंपनी एड, कंपनी के पास 2 शेयर इशू कर सकती है, एक कर सकती है इक्विटी शेयर और एक कर सकती है प्रेफरेंस शेयर। 2 शेयर कंपनी इशू कर सकती है, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो सर ये इक्विटी शेयर क्या होता है, ये प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, अभी बताता हूं। पर उसके पहले आपको बताना है कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। जो आपके स्टॉक मार्केट में जो बिकते हैं ना, जो रिलायंस के, विप्रो के जो शेयर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर होते हैं। पर अभी आपको मैं दोनों का फर्क बताता हूं, व्हाट इज इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं, 2 हैं शेयर, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले अपन प्रेफरेंस शेयर पे आते हैं। प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच कैरी द फॉलोइंग राइट टू रिसीव द डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर। ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया था कि मेरी कंपनी में मैंने 60,000 शेयर लिए हुए हैं और ये 40,000 शेयर है। तो कंपनी को अगर सपोज करो कल प्रॉफिट होता है, सपोज करो प्रॉफिट होगा 20 लाख का प्रॉफिट, सपोज करो कि उसको प्रॉफिट हुआ 50 लाख। कितने का फायदा हुआ? 50 लाख का फायदा हुआ। 50 लाख का कंपनी को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट, सपोज करो मेरी कंपनी का नाम है रिलायबल पेन लिमिटेड। मेरी कंपनी का नाम क्या है? रिलायबल पेन लिमिटेड। और मेरी कंपनी में मेरा को फ़ायदा कितने का हुआ? 50 लाख का फ़ायदा हुआ। अब ये जो 50 लाख का फ़ायदा किसका? ये 50 लाख का फ़ायदा किसका? जो कंपनी का मालिक होता है। ध्यान रखना, कंपनी का जो भी फ़ायदा होता है वो कंपनी के मालिक को मिलता है। किसको मिलता है? कंपनी के मालिक को मिलता है। तो यहाँ पे कंपनी के मालिक कौन कौन है? सर कंपनी का मालिक है एक तो दीपक, मैं हूँ, और एक मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। यहाँ पे 5 मालिक हैं। तो ये जो 50 लाख रुपए है ये इन 5 को मिलेगा। क्लियर है? पर वो क्या रेशियो में मिलेगा? देखो होता क्या है, कंपनी ना को जितना प्रॉफिट होता है वो सब नहीं डिवाइड कर लेती। कंपनी को अगर सपोज करो फायदा हो 50 लाख का, तो वो ऐसा नहीं करेगी 50 लाख का फायदा तो मैं सारे शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर लेती हूँ, ये लो आप आपका शेयर 5 लाख, किसी का शेयर 6 लाख, किसी का 7 लाख। नहीं, कंपनी बोलती है देखो हमें फ़ायदा हुआ 50 लाख का, ठीक है ना। अब 50 लाख में फ़ायदे में मुझे आगे भी तो ग्रो करना है, कंपनी को आगे भी तो एक्सपेंड करना है, नई नई जगह जाना है, नए नए प्रोडक्ट बनाना है। मैं पेन भी बनाऊंगा, कैलकुलेटर भी बनाऊंगा, कैमरा भी बनाऊंगा, मुझे अलग अलग, या मुझे नई नई देश जाना है या नई नई सिटीज़ जाना है, तो मुझे पैसा चाहिए होगा। तो मैं क्या करूँगा, 50 लाख में से हो सकता है कि सिर्फ 30 लाख क्या करूँगा, सिर्फ 30 लाख ही शेयर होल्डर्स को बांटूंगा और बाकी के 20 लाख मैं अपने पास रखूंगा। एज अ कंपनी मैं 50 में से 30 लाख रुपए अपने शेयर होल्डर्स को बांट दूंगा, मिस्टर ए दीपक को बांट दूंगा, ए बी सी डी को बांट दूंगा और 20 लाख अपने पास रखूंगा। जैसे आप गुल्लक नहीं बनाते हो घर के अंदर, आपके पापा मम्मी की सैलरी आई 10 लाख रुपए, तो उन्होंने क्या किया 2 लाख रुपए तो अपने FD बना दी, बाकी के 8 लाख रुपए खर्च कर लिए घर बार में। तो यहाँ पे कंपनी भी ऐसे करती है, 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसको लगा यार हमें ना फ्यूचर में 2 लाख रिक्वायरमेंट होगी 20 लाख की, तो हम 30 लाख की बांटते हैं, तो उससे 30 लाख रुपए कंपनी को शेयर
होल्डर्स को ABCD को बांट दिए। तो वो जो 30 लाख रुपए बांटता है इसको मैं बोलता हूँ डिविडेंड। क्या बोलता हूँ? डिविडेंड। जितना वो बांटेगा उसको मैं बोलूँगा डिविडेंड। जब आप FD करते हो, बैंक में FD बनाते हो या बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट बनाते हो, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? इंटरेस्ट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? इंटरेस्ट आता है आपको। आपने 50 लाख की FD बनाई तो आपको इंटरेस्ट आता है उसके अंदर। पर जब आप कोई कंपनी का शेयर लेते हो तो आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है डिविडेंड। क्या बोलते हैं? मैं उसको डिविडेंड बोलता हूँ। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो कंपनी के शेयर्स में जो आपको प्रॉफिट का शेयर मिलता है, अगर रिलायंस इंडस्ट्री को फायदा हुआ 10 करोड़ का और उसने सब शेयर्स को बांट दिया और मुझे सपोज करो 20 रुपए आए, तो वो 20 रुपए मेरा इंटरेस्ट नहीं हुआ। इंटरेस्ट मुझे FD में मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में मिलता है। शेयर्स के केस में मुझे डिविडेंड मिलता है। दोनों का नेचर सेम है, बट यहाँ पे शेयर्स में मैं कंपनी का मालिक हूँ, तो यहाँ पे मुझे डिविडेंड नाम दूंगा, डिविडेंड, जो भी वो शेयर देता है। क्लियर है? बात समझ में आई? तो यहाँ पे इक्विटी शेयर क्या होता है? सॉरी, जो प्रेफरेंस शेयर होता है, दे हैव अ राइट टू रिसीव द डिविडेंड एट द फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर को मिलेगा। अगर सपोज करो कि ये 30 लाख का कंपनी डिविडेंड देती, सपोज करो कंपनी ने डिसाइड किया 50 लाख का फायदा हुआ, बल्ले बल्ले, और 30 लाख का डिविडेंड बांटेगी, तो पहले क्या करेगी? पहले वो प्रेफरेंस शेयर्स को देगी। पहले वो प्रेफरेंस शेयर्स को देगी। और प्रेफरेंस शेयर सपोज करो कि अगर सपोज करो कि प्रेफरेंस शेयर है 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देगी और उसके बाद इक्विटी शेयर्स को देगी। मतलब कंपनी को जो भी फायदा होगा पहले वो प्रेफरेंस शेयर्स को देगी। और प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पहले से फिक्स होता है, 10% डिविडेंड मिलेगा, 15% मिलेगा। अगर आपने सपोज करो बिजनेस में लगाए 1 लाख रुपए, तो आपको मात्र 10,000 रुपए मिलेगा। अगर आपने बिजनेस में लगाए 5 लाख रुपए, तो आपको 50,000 रुपए मिलेगा। वहां पे डिविडेंड फिक्स होता है। तो यहां पे अगर कंपनी को फायदा हुआ 30 लाख का, तो पहले वो प्रेफरेंस शेयर्स को देगी, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देगी, और उसके बाद अगर पैसा बचता है, अगर उसके बाद पैसा बचता है, तो वो इक्विटी शेयर को देगी, तो वो इक्विटी शेयर को देगी। मतलब पहला जो प्रेफरेंस है, नाम ही है प्रेफरेंस शेयर, तो पहला प्रेफरेंस को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, और उसके बाद इक्विटी को मिलेगा। क्लियर है? और प्रेफरेंस शेयर्स पे नॉर्मली रेट फिक्स होते हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर, 15%, 6%, 7% फिक्स होते हैं। मतलब अगर 30 लाख रुपए कमाए तो पहले मैं प्रेफरेंस शेयर को पैसा दूंगा, उसके बाद सपोज करो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स को दे दिया 18 लाख रुपए दे दिया एग्जाम्पल के लिए, अब बच गया 12 लाख, तो 12 लाख मैं इक्विटी शेयर को दूंगा। मतलब पहले मैं प्रेफरेंस को दूंगा और उसके बाद मैं किसको दूंगा? इक्विटी को दूंगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? दे ऑलवेज हैव अ राइट टू रिसीव द डिविडेंड फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर। पहले प्रेफरेंस शेयर और उनके बाद वहां पे, क्लियर है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जब जो आपदा आती है तो पहले फ्लड आता है या कहीं पे भी आता है, तो पहले गवर्नमेंट बोलती है भाई पहले वुमेन्स और बच्चों को बचाओ, उनको प्रेफरेंस दी जाती है ना, क्योंकि वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर जनरेशन है बच्चे, और वुमेन्स चाइल्ड बियरिंग भी होती हैं और उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे यही सिस्टम है कि आपको पहले क्या करना है, पहले आपको अपने प्रेफरेंस शेयर्स को देना है और उसके बाद इक्विटी शेयर्स को देना है। क्लियर है? आपको बात समझ में आई है? फिर व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप, दे हैव अ राइट टू रिसीव द रिटर्न ऑफ द कैपिटल बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर। अगर कल कंपनी बंद होती है, अगर कल कंपनी बंद होती है, यस क्लोज डाउन हो जाती है, कभी कभी कंपनी बंद भी होती है, तो सब एसेट बेच के, सपोज करो कल कंपनी बंद हो गई है और सब एसेट बेच के 20 लाख रुपए ही आए, 20 लाख रुपए ही आए। हमने कंपनी बंद कर ली, हमने कंपनी लॉस में चल रही, हमने बेच दी सारा, हमने लैंड, बिल्डिंग, लैपटॉप सब बेच दिया और टोटल 20 लाख रुपए ही आए। तो ये 20 लाख रुपए पहले मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करूंगा पहले, और उसके बाद मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करूंगा। मतलब 20 लाख, अगर सपोज करो मेरे प्रेफरेंस शेयर एग्जांपल के लिए 5 लाख रुपए के मेरे पास शेयर हैं, तो पहले मैं प्रेफरेंस शेयर को पे करूंगा और उसके बाद मैं किसको पे करूंगा? इक्विटी को पे करूंगा। मतलब अगर कंपनी में कुछ
पैसे अगर कम पड़ जाते हैं तो पहले भाई साहब प्रेफरेंस को बांटूंगा, पहले प्रेफरेंस को बांटूंगा, उसके बाद इक्विटी को बांटूंगा। पैसे बचेंगे तो ही इक्विटी को मिलेगा। अगर सपोज करो मेरे पास प्रेफरेंस को देने हैं 5 लाख रुपए और इक्विटी को 15 लाख रुपए देने हैं सपोज करो, और मेरे पास सब लैंड और बिल्डिंग बेच के मात्र 3 लाख रुपए ही आए, तो भाई ये 3 लाख रुपए मैं प्रेफरेंस को दूंगा, पहले प्रेफरेंस को दूंगा, इक्विटी को 0 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई। प्रेफरेंस को 2 राइट्स में प्रेफरेंस मिलता है, एक डिविडेंड पहले मिलेगा, दूसरा अगर कंपनी प्रॉफिट, पहला कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो पहले डिविडेंड प्रेफरेंस को देगी फिर इक्विटी को देगी, दूसरा अगर कंपनी को कभी कभी बंद हो जाती है तो पहले अगर वाइंड अप हो जाती है तो पहले पैसा प्रेफरेंस को देगी और फिर इक्विटी को देगी। यही मैंने लिखा हुआ है, व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप दे हैव अ राइट टू रिटर्न ऑफ द कैपिटल बिफोर ऑफ द इक्विटी शेयर। तो अब आपको मतलब समझ में आ रहा है प्रेफरेंस शेयर्स की रिस्क कितनी कम है, रिस्क कितनी कम है, अरे रिस्क कम है ना, प्रेफरेंस में कितनी रिस्क कम है, जो भी पैसा आएगा पहले प्रेफरेंस को मिलेगा फिर इक्विटी को मिलेगा। पर आपको ये बात पता है ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न होता है, क्या वो क्या डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। यस ये बात एकदम सही है, ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा पैसा है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स को फ्यूचर में ज़्यादा जनरली ज़्यादा मिलता है, क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस को तो उनको तो फिक्स मिलता है 10% 7% बस। कल कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ का, प्रेफरेंस शेयर को तो 5 लाख ही मिलेगा बिकॉज उनका फिक्स है, बट बाकी का पैसा क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो मेरे जो बिजनेस में 50 लाख रुपए मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किए और उसमें से 40 लाख का तो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर है एट अ रेट ऑफ 10%, 10%, और बाकी 10 लाख का क्या है, 10 लाख का क्या है, 10 लाख का क्या है मेरे पास इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर है, ओके, ₹10 लाख का। तो टोटल मैंने 50 लाख बिजनेस में लगाए, 10 लाख के इक्विटी शेयर है और 40 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स है। तो बे प्रेफरेंस सपोज करो कंपनी को फ़ायदा हुआ, सपोज करो कंपनी को फ़ायदा हुआ 20 लाख का, 20 लाख का, तो आपको पता है कंपनी को फ़ायदा हुआ 20 लाख का, तो इसको कितना मिलेगा प्रेफरेंस शेयर्स को, अरे 40 पर 10% कितना होता है, 4 लाख रुपए ही मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर्स को पहले मिलना चाहिए। प्रेफरेंस रेट में डिविडेंड पहले से तय होती है, 10% तो 10% ही मिलेगा फिर ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो बिजनेस में फ़ायदा कितना भी होगा तो पहले कंपनी क्या करेगी, 20 लाख में से इनको दे देगी 4 लाख रुपए। अब कितना बच गया कंपनी के पास, 20 में से 4 हटा दो, कितना बच गया, 16, पूरा का पूरा 16 लाख, पूरा का पूरा 16 लाख इक्विटी को मिलेगा। देखो ना दोनों कंडीशन मीट हो गई ना। जो भी आपकी डिविडेंड होता है वो पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, ठीक है, प्रेफरेंस कितने हैं, 40 लाख का, एक प्रेफरेंस सॉरी, और 10% प्रेफरेंस शेयर है, लिखा हुआ है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ डिविडेंड लिखा है 10%, तो 40 लाख का 10% होगा 4 लाख, 4 लाख इनको दे दिया, बीच में 4 लाख इनको दे दिया, पहला इनका राइट है, बाकी बच गया 16 लाख, वो 16 लाख इक्विटी में। दैट्स वाई इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा रिटर्न और ज़्यादा पैसा बनता है। क्लियर है, बात समझ में आई, ओके। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर आर दोस्त which are paid dividend only after preference dividend has been paid। बता चुका हूं, पहले प्रेफरेंस को मिलेगा फिर इक्विटी को मिलेगा। इफ द कंपनी डू नॉट अर्न द प्रॉफिट और देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट देन द इक्विटी शेयर विल रिसीव नथिंग। अगर सपोज करो कि कंपनी को फायदा, सपोज करो कंपनी को फायदा हुआ 3 लाख का, 3 लाख का फायदा हुआ, तो एक बात बताओ, टोटल मैंने 50 लाख बिजनेस में डाले थे, कंपनी को फायदा हुआ 30 लाख का, प्रेफरेंस हो तो भाई साहब 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे, फिर इक्विटी फिर 4 लाख तो देने चाहिए, पर अब 4 लाख में जगह मैं उनको 3 लाख ही दूंगा और इक्विटी शेयर को मिलेगा 0, बिकॉज पहले प्रेफरेंस को मिलेगा फिर इक्विटी को मिलेगा। कंपनी को फायदा हुआ मात्र 3 लाख का, तो हम पहले प्रेफरेंस को दे देंगे और इक्विटी को मिलेगा 0, कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है, समझ में आया, ओके। हाउ एवर इफ द कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट देन दे गेट अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड। मैं आपको बता चुका हूं, अगर कंपनी को फायदा होता है 30 लाख का, अगर कंपनी को फायदा होता है 30 लाख का, इनको तो मिलेगा 4 लाख रुपए, और बाकी जो 26 लाख रुपए है, 26 लाख रुपए वो टोटल इक्विटी को ही मिलेगा, क्योंकि इक्विटी अब इनको तो दे दिया और इनको मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया पॉइंट।
However, when the company wound up, equity share is returned only when the preference company is paid. अगर कल कंपनी बंद हो जाती है तो पहले मैं प्रेफरेंस को पे करूंगा और फिर मैं इक्विटी को पे करूंगा। बता चुका हूं, अगर मान लो मेरा लैंड बिल्डिंग बेचने के बाद 20 लाख रुपए आते हैं तो पहले भाई साहब इनको पे करूंगा, इनको कुछ पे नहीं करूंगा। हाँ, अगर लैंड बेचने के बाद मुझे 50 लाख अगर मुझे आते हैं 42 लाख तो पहले 40 लाख इनको पे करूंगा और इनको मात्र 2 लाख रुपए ही मिलेंगे। क्लियर है? ओके। इक्विटी शेयर होल्डर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो यही होती है इक्विटी शेयर होल्डर की, उनके पास वोटिंग राइट होती है एंड दे कंट्रोल द अफेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होती नॉर्मली। वोटिंग राइट का मतलब होता है अगर सपोज करो मैंने कोई कंपनी चालू की है, आपने मुझे कंपनी में पैसा डाला एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एज अ इक्विटी शेयर होल्डर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होती है। मतलब अगर सपोज करो मैं बनाता हूँ ये कैलकुलेटर बनाता हूँ और कल मैं चाहता हूँ ये रिमोट भी बनाऊँ, तो मैं इसका रिमोट बनाऊँ या नहीं बनाऊँ उसका डिसीजन प्रेफरेंस शेयर होल्डर से नहीं पूछूंगा। ना 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 ना, मैं बोलूँगा इक्विटी शेयर होल्डर को पूछूंगा, बताओ क्या रिमोट का बिजनेस शुरू करें क्या। तो वोटिंग राइट किसके पास है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। उनके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा दम है इक्विटी शेयर होल्डर के पास और ज़्यादा रिटर्न भी आएगा। रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी आपका ज़्यादा आएगा। तो वोटिंग राइट इक्विटी के पास है, प्रेफरेंस के पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। मैं आगे जाके फ्यूचर के अंदर कैलकुलेटर का बिजनेस कर रहा हूँ या रिमोट कर रहा हूँ, कैमरा बना रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का उसमें कोई भी से नहीं होगा, वोटिंग राइट उनका नहीं होता है। क्लियर है? तो व्हाट इज प्रेफरेंस और इक्विटी में डिविडेंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बताता हूँ। एक है दे हैव द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, बता चुका हूँ 10% तो 10% मिलेगा। इनका कोई फिक्स रेट नहीं है। अगर फायदा हुआ कंपनी को 20 लाख का, 4 लाख रुपए दे दिए मैंने प्रेफरेंस को, बाकी के 16 लाख रुपए बिल्ले बल्ले इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अगर इनको डिविडेंड नहीं, द एरियर ऑफ डिविडेंड में एक्लूमिनेट जो भी आपको बताने वाला हूँ, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 साल डिविडेंड नहीं मिला, जो आपको थोड़ी देर बताऊंगा, थोड़ी देर में 5 मिनट वेट करो, इस पॉइंट का मतलब बताऊंगा, देन द एरियर में एक्लूमिनेट, यहाँ पे डिविडेंड एक्लूमिनेट नहीं होता। अगर इस साल बिजनेस को फायदा हुआ तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, अगले साल नहीं मिलेगा। ये अभी आपको थोड़ी देर बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। राइट टू, दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर एंड डिविडेंड पेड इक्विटी शेयर होल्डर, पहले इनको मिलेगा फिर इनको, और इनको कब मिलेगा? प्रेफरेंस के बाद मिलेगा। इफ द व्हेन द कंपनी वाउंड अप, पहले इनको मिलेगा पैसा फिर इनको मिलेगा पैसा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं है, इनके पास वोटिंग राइट है। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर डज नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, वो पार्टिसिपेट नहीं करते मैनेजमेंट में, पर यस इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं। ये पॉइंट रह गया। ये पॉइंट मैं आपको थोड़ी देर में बाद बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा, बस 5 मिनट वेट करो। क्लियर है? चलो, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर भी टाइप बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कभी कभी आपके थ्योरी में भी क्वेश्चन आते हैं तो बताते हैं फटाफट क्या होता है प्रेफरेंस शेयर। देखो प्रेफरेंस शेयर देखो कितने टाइप के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, रिडीमेबल और इनरिडीमेबल। पहला क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है दो प्रेफरेंस शेयर विच आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर। ओके, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो कि मेरी बिजनेस में 50 लाख रुपए मैंने बिजनेस में चाहिए थे और मेरे पास 40 लाख के तो प्रेफरेंस शेयर्स है। ओके, और 10 लाख का मेरे पास इक्विटी शेयर है। ठीक है ना, इक्विटी शेयर है। ओके, तो मेरे पास टोटल कितने हैं? 50 लाख रुपए। 50 लाख में फिर 40 लाख के तो इक्विटी शेयर्स है और 10 लाख, 40 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स है और 10 लाख का इक्विटी शेयर है। अब होता क्या है, अगर ये जो शेयर है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, मतलब अगर ये क्यूमुलेटिव है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स में लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव, तो सपोज करो इस साल मुझे फ़ायदा, अभी मैं आपको अलग अलग केसेस बता रहा हूँ, मुझे बताना इनको डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, और इनको जो डिविडेंड मिलता है वो 10% के हिसाब से मिलेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, कंपनी को फ़ायदा हुआ 20 लाख का। कितने का फ़ायदा हुआ? 20 लाख का। तो भाई साहब इनको डिविडेंड मिलेगा इस साल मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज करो 2021 और 22 चल रहा है। ठीक है ना? ओके, अब प्रेफरेंस को डिविडेंड अगर प्रॉफिट कितना हुआ, सपोज करो प्रॉफिट हुआ 20 लाख का, तो क्या
इसको डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस को। सर टोटल 20 लाख का फायदा हुआ और इनको 10% देना है तो 4 लाख रुपए। हाँ सर, इनको 4 लाख रुपए प्रेफरेंस को मिलेगा और इक्विटी को बाकी मिलेगा। इक्विटी को सपोज करो सब डिस्कस कर रहा है तो 4 लाख इनको मिलेगा और बाकी का बाकी 16 लाख रुपए किसको मिलेगा? इक्विटी को मिलेगा। भाई कंपनी को अच्छा खासा फायदा हुआ 20 लाख का, तो यहाँ पे पहले वो प्रेफरेंस को देगी, 40 लाख पे 10% हो गया, 4 लाख रुपए प्रेफरेंस को दे दिया और बाकी का बाकी सब पैसा इक्विटी का। चलो ये हो गया। दूसरे साल क्या हुआ? कंपनी को फायदा हुआ सपोज करो 3 लाख का। कितने का फायदा हुआ? 3 लाख का। ओके, अब कंपनी को फायदा हुआ 3 लाख का, इनको कितना देना है? 4 लाख रुपए देना है। कितना देना है? 4 लाख रुपए। तो अब कंपनी को पास पैसा तो है ही नहीं, इसको 4 लाख रुपए दे सकती है? नहीं दे सकती। तो यहाँ पे प्रेफरेंस को कंपनी कितनी देगी? सिर्फ 3 लाख रुपए देगी और बाकी इक्विटी को तो वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। अरे यार, कंपनी को फायदा ही 3 लाख का हुआ, पहले मुझे प्रेफरेंस को देना पड़ेगा तो 40 लाख में 40 का 10% होता है 4 लाख रुपए, पर मुझे है ही 3 लाख तो पहले 3 लाख रुपए दूंगा और इक्विटी कुछ नहीं दूंगा। अब हुआ क्या? सुनो, अगर 2023 और 24 को कंपनी को फायदा हुआ, सपोज करो फायदा हुआ 15 लाख का। क्या फायदा हुआ? 15 लाख का फायदा हुआ, एग्जाम्पल के लिए। क्लियर है? अब यहां पे प्रेफरेंस को इस साल कितना देना था? 4 लाख रुपए देना था। 4 लाख रुपए देना था। बट देखो, अब मैं यहां पे आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर ये प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है, अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स जो है, अगर ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो क्यूमुलेटिव है, तो भैया कंपनी को क्या करना पड़ेगा? 4 लाख तो इस साल का तो देना ही पड़ेगा। वही 40 लाख का 10%, 4 लाख तो बनेगा ही बनेगा। और पिछले साल कितना शॉर्टेज पड़ गया? यहाँ पे 4 लाख देना था प्रेफरेंस शेयर को हर साल, इस साल तो हमने दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस साल 1 लाख का शॉर्टेज पड़ गया था ना, तो पिछले साल का 1 लाख भी मुझे देना पड़ेगा। अगर क्यूमुलेटिव है तो भैया पिछले साल का भी हिसाब पहले आपको ठीक करना पड़ेगा। देखो, पहले साल में तो 4 लाख ही मिलेंगे, 4 लाख को ज़्यादा मिल ही नहीं सकते प्रेफरेंस को, बिकॉज 10% के हिसाब से 4 लाख बनते हैं, वो तो मैं दे दूंगा। बाकी 16 लाख रुपए हो गया। उसके बाद दूसरे साल प्रॉफिट मात्र 3 लाख हुआ, तो 3 लाख पूरा का पूरा मैंने प्रेफरेंस को दे दिया। इक्विटी को 0 रुपीज़ मिलेगा, बिकॉज पैसे बचे ही नहीं है। तीसरे साल प्रॉफिट हुआ 15 लाख का, 4 लाख तो मैंने उस साल का देना ही पड़ेगा, 10% दे दिया, अभी इतने पैसे पड़े हुए हैं। और पिछले साल का भी 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। 1 लाख यहाँ शॉर्टेज नहीं हो गई थी, इनको देने हैं मुझे 4 लाख रुपीस देने हैं हर साल 4 लाख रुपए देने हैं। यहाँ तो शॉर्टेज हो गई 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख पहले दूंगा। तो 15 - 4 में -5 कितना बच गया? 10 लाख। बाकी का जो 10 लाख है वो इक्विटी को जाएगा। तो अगर ये शेयर मेरे क्यूमुलेटिव हैं, तो अगर ये मेरे क्यूमुलेटिव हैं, तो अगर मैंने इस साल डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल यहाँ का जो शॉर्टेज है वो आपका पड़ जाएगा। आप अपने घर में पापा मम्मी से पॉकेट मनी लेते हो, इस साल पापा मम्मी ने पॉकेट मनी आपको हर साल सपोज करो पॉकेट मनी मिलती है 10,000 रुपये, हर साल 10,000 रुपये मिलती है। इस साल पापा मम्मी ने कहा 8,000 रुपये लोन है, यहाँ पे पैसे नहीं है, सॉरी संगी चल रही है, आपने 8,000 रुपये ले लिए। अगले साल पापा मम्मी को बोनस लग गया, उनके पास बहुत पैसा आ गया, तो आप अगले साल 10,000 रुपये तो लोगे ही लोगे और पापा मम्मी को बोलोगे पापा मम्मी पिछले महीने का भी तो 2,000 रुपये बाकी है, वो भी तो दो, पिछले साल का 2,000 रुपये बाकी है, तो वो भी आपको मिलेगा अगर आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। अच्छा, अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव हुआ, तो अगर नॉन क्यूमुलेटिव हुआ, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, नॉन क्यूमुलेटिव, तो अगर सपोज करो ये शेयर नॉन क्यूमुलेटिव है, क्या है? अगर ये शेयर नॉन क्यूमुलेटिव है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में नॉन क्यूमुलेटिव है, तो भैया एक बात बताओ, सेम रहेगा, यहां तक सेम रहेगा, यहां तक सेम रहेगा। इस साल जब मुझे 15 लाख रुपए मेरे पास प्रॉफिट हुआ, तो भाई मैं प्रेफरेंस शेयर को 4 लाख रुपए दूंगा। 4 लाख तो साल के मिलेंगे, पर पिछले साल अगर माइनस में चल रहा था तो हम पिछले साल का हिसाब नहीं होगा, पिछले साल का 1 लाख रुपए अब इनको यहाँ पे नहीं मिलेगा और बाकी का जो पूरा जो 11 लाख है वो किसको मिल जाएगा? इक्विटी को मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं समझ में आई? अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव है, मतलब अगर आपके पापा मम्मी ने कहा 8,000 रुपये, इस आपको हर साल 10,000 रुपये मिलता था पॉकेट मनी, इस साल आपको 8,000 रुपये दिए, अगले साल पापा मम्मी का बोनस आ गया, आपने बोला 10,000 रुपये तो दो उस महीने के, उस साल के दे दिए पापा मम्मी ने, आपने कहा लास्ट ईयर के भी तो 2,000 रुपये आपने कम दिए थे, पापा भी बोलेंगे नहीं, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो कंडीशन सेट हुई थी वो हुई थी नॉन क्यूमुलेटिव, वो क्यूमुलेट नहीं होगा, वो अगले साल एक्यूड नहीं होगा, अगले साल
प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो उसी साल का 4 लाख मिलेगा, पिछले साल का कोई भी हिसाब नहीं मिलेगा, बाकी पूरा पैसा इक्विटी को। क्लियर है? तो नॉन क्यूमुलेटिव शेयर, दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर विच गेट द फिक्स्ड डिविडेंड आउट ऑफ द ईच ईयर विच गेट द फिक्स्ड डिविडेंड। इफ द कंपनी डोंट डिक्लेयर डिविडेंड इन ईयर ड्यू टू एनी रीजन देन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट नथिंग एंड और नॉट दिस विल बी पेड इन द फ्यूचर। उस टाइम फ्यूचर ईयर्स में नहीं मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, व्हाट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर? पार्टिसिपेटिंग आर दोस शेयर व्हिच कैन राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। एग्जांपल के लिए मैंने सपोज करो 50 लाख रुपए बिजनेस में थे। देखो मैं ना अभी आपको बहुत बड़ी जल्दी मचती होगी कि सर जल्दी आप जनरल एंट्री कराओ ना, इक्विटी शेयर एट पार प्रीमियम की, अरे मैं जल्दी करा दूंगा ना, ऊपर से निकल जाएगा। जब आप एग्जाम दोगे आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप इंटरव्यू में जाओगे आप डब्बा गोल हो जाएगा। तो आपको फंडामेंटल पे इंप्रूव करना है, आपको हर चीज़ फंडामेंटल पढ़नी है। अरे यार आधा 1 घंटा नेटफ्लिक्स कम देख लेना, ये आपके लिए लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। प्लीज़ हो, आप अपना एंटरटेनमेंट कम कर सकते हो पर आप ये कम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो 50 लाख रुपए हो गया, 50 लाख में फिर 10 लाख तो मेरे 40 लाख है प्रेफरेंस शेयर, 40 लाख है प्रेफरेंस शेयर, ओके, और 10 लाख मेरा क्या है आपका इक्विटी शेयर, ठीक है ना। चलो, और ये का इनका रेट क्या है 10%, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, सॉरी 10%, ठीक है ना। नाउ पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है? देखो पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है if any which they can right to participate in the if any dividend of the stipulated have been paid to dividend। सपोज करो कंपनी का फायदा हुआ 20 लाख का, 20 लाख का फायदा हुआ, तो इसको तो 4 लाख रुपए दे ही दिए, हाँ 4 लाख रुपए दे दिए, इनको 4 लाख रुपए दे दिए, ठीक है ना। अब कंपनी ने डिसाइड किया बाकी कितने बच गए, फायदा हुआ 20 लाख का, 4 लाख दे दिए, 16 लाख का भी और फायदा बाकी है। कंपनी को लगता है इनको है ना सिर्फ है ना एक काम करो 12 लाख ही दो, क्या दो 12 लाख ही दो, हैं 12, चलो 12 नहीं, सपोज करो इनको दो 13 लाख ही दो, कितने दो 13 लाख। सपोज करो कंपनी ने डिसाइड किया, कंपनी डिसाइड करती है हर साल कितना प्रॉफिट बांटेगी, तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ 20 लाख, इसको दे दिया 4 लाख रुपए, बाकी का बच गया 16 लाख रुपए। तो वो 16 लाख रुपए आइडियली इक्विटी के होते हैं। अब कंपनी ने डिसाइड किया इक्विटी को मिलेंगे मात्र 13 लाख रुपए, तो 16 में से 13 गए, अब कितने बच गए, 3 लाख और बच गए। तो वो 3 लाख अब इसको भी मिल सकते हैं, ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हो जाते हैं। अगर वो नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा ना तो मैं एज्यूम करूंगा इनको 4 लाख मिला, उसके बाद 1 रुपये नहीं मिलेगा, 1 चवन्नी तक नहीं मिलेगी, उसके बाद पूरा का पूरा पैसा भाई साहब इक्विटी शेयर होल्डर का। पर अगर वो पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, इनको डिविडेंड दे दिया 4 लाख, कंपनी ने कहा इनको हम इनको 13 लाख ही देंगे, तो 13 + 4 17 तो वो बांट चुके, 20 का फायदा, 3 लाख और बचा हुआ है, तो 3 लाख रुपए वो इनको भी दे सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग है, ये पार्टिसिपेट दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों को मिलेगा 3 लाख में से हिस्सा। क्लियर है? दो इफ एनी डिविडेंड इनके वाइंडिंग ऑफ द कंपनी आफ्टर पेइंग द बोथ द इक्विटी शेयरहोल्डर देयर स्टिल सम फॉर लाइफ फर्स्ट शेयरहोल्डर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द प्रीडिटरमाइंड। सपोज करो कल कंपनी बंद हो जाती है और सपोज करो कि हमने इनको भी पूरा पेमेंट कर दिया, सपोज करो कंपनी बंद हो गई, कुछ भी रीजन से कंपनी बंद हो गई और कंपनी बंद होने पे 70 लाख रुपए आए, लैंड और बिल्डिंग बेच के 70 लाख रुपए आए, तो 70 लाख में से पहले मैं इक्विटी को पे करूंगा, 40 गए, भाई कंपनी बंद हो रही है, 70 लाख रुपीस हमें इकट्ठे कर लिया लैंड वैंड बेच के, तो कंपनी बंद करनी फॉर वॉट एवर रीजन, तो 70 में से 40 इनको दे दिया, 10 इनको दे दिया, अब कितने बच गए, 50 माइनस हो गए, 20 लाख और बच गए। तो इन 20 लाख में से इनको भी शेयर मिलेगा, बिकॉज ये मेरे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इन दोनों को मिलेगा। वो बाकी जो 20 लाख बच गए ना, वो इन दोनों का शेयर होगा अगर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है। और अगर वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो भाई साहब यहाँ पे 70 लाख का मेरा लैंड वैंड बेचा, इनको दे दिया 40 लाख, उनको बोला भागो रवाना हो जाओ, पतली गली से निकल जाओ। अब कितने बच गए, 30 लाख, पूरे के पूरे 30 लाख इनके इक्विटी शेयर होल्डर के, पूरे के पूरे 30 लाख, बिकॉज ये क्या है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है ना। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग वो शेयर्स होते हैं जहाँ पे
जहाँ पे दे गेट ओनली फिक्स और डिविडेंड एवरी ईयर, और उनके पास और कोई राइट नहीं है, उनको इस साल 4 लाख मिलेगा, उसके बाद और कुछ नहीं मिलेगा, चवन्नी भी नहीं मिलेगी, और उनको वाइंडिंग अप। हाँ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ तो हम एज्यूम करेंगे वो क्या है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है। क्लियर है? ओके। तीसरा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दो शेयर विच विल बी रीपेड बाय द कंपनी विद इन द स्टिमुलेटेड टाइम। मतलब कंपनी ने पैसा उठाया मार्केट से, तो वो 2 साल 5 साल के बाद वो रिडीम करेगी उनको। वो मैं बोलता हूँ रिडीम, मतलब पैसा आपको वापस देगी। आप पैसा 2 तरीके से निकाल सकते हो, आप अपना प्रेफरेंस किसी और को बेच सकते हो, या आप कंपनी को बोलो कि आप मुझे पैसा दे दो आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर, उसको मैं बोलता हूँ रिडीमेबल। मतलब कंपनी ने आपको पैसा लिया 5 लाख रुपए, तो कंपनी आपको 2-5 साल में लिखा होगा, हम 5 साल आपको वापस कर देंगे, वो होता है रिडीमेबल। और नॉन रिडीमेबल होता है, इररिडीमेबल होता है दो विच कैन नॉट बी रिफंडेड बिफोर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। वो शेयर, अगर सपोज करो मैं हूँ कंपनी, मैंने आपसे 5 लाख रुपए लिए एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के, कल मेरी वो मैं आपको 5 लाख रुपए कभी नहीं दूंगा वापस जब तक मेरी कंपनी बंद नहीं होती। आपको हर साल डिविडेंड मिलता रहेगा 10% के हिसाब से, पर वो आपको वापस नहीं दूंगा पैसा। क्लियर है? पर एज पर द लॉ, एज पर द कंपनी, नो कंपनी कैन इश्यू द इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आफ्टर द एक्सपायर 20। ऐसा नहीं कि वो 20 साल के बाद, मैं अगर मान लो सपोज मैं हूँ कंपनी, तो मैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकता, या वो इशू नहीं कर सकता कि मैं आपको 20 साल के बाद पैसा दूंगा। नहीं, अगर आपको इशू करना है प्रेफरेंस शेयर, तो 20 साल के अंदर आपको अपने शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना ही पड़ेगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर है? क्वेश्चन साइलेंट होगा तो मैं हमेशा मानूंगा कि वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। क्लियर है? व्हाट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोस्त दे हैव अ राइट टू कन्वर्ट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इनटू द इक्विटी शेयर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मेरे पास ये 10 लाख, ये जो है 40 लाख प्रेफरेंस शेयर है और 10 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो अब अगर ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इनको एक राइट मिलता है कि फ्यूचर में अगर आपको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होना है तो आप कन्वर्ट हो सकते हो। जस्ट आपके पास एक राइट है, यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम द, जैसे आप सीबीएसई स्टूडेंट हो, तो अगर आपको लगता है कि भैया कि आपने स्कूल ने कहा अगर आपको फ्यूचर में आईबी बोर्ड में जाना है तो आप जा सकते हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, स्कूल ने ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे कंपनी ने इनको ऑप्शन दिया है, अगर आप कन्वर्टेबल हो तो कोई भी सेट रेशियो से आप फ्यूचर में इक्विटी शेयर होल्डर बनना चाहते हो तो आप बन सकते हो, जो भी कंडीशन मीट होनी चाहिए। और अगर आप नॉन कन्वर्टेबल हो तो आपके पास राइट नहीं है। अगर आप अभी प्रेफरेंस हो तो हमेशा प्रेफरेंस लोगे। आपके स्कूल वाले ने बोल दिया अगर आप अभी सीबीएसई के हो तो हमेशा सीबीएसई के लोगे। अब आप आईएससी या फिर आप आईबी बोर्ड नहीं बन सकते, वो स्कूल ने डिसाइड कर लिया तो आप नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉन कन्वर्टेबल है तो ये फ्यूचर में ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर नहीं बन सकते। क्लियर है? ओके। तो कन्वर्टेबल नॉन, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमेशा हम एज्यूम करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉन कन्वर्टेबल है। क्लियर है? चलो ये समझ में आया। चलो अभी मैं आपको बता दिया प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल, ये ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पर जाने के पहले लेक्चर लाइक जरूर करो। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस डू कमेंट, कैसा लगा लेक्चर, अच्छा लगा तो अच्छा, बेकार लगा तो बेकार, कुछ तो कमेंट करो सो दैट आई केम टू नो कि आपको अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है। एंड यू कैन ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट, you can join the telegram channel। आप सुपर थैंक्स पे जाओ, you can contribute 40-100 रुपए। एंड जस्ट यू कैन join the telegram channel, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। accountfunder.com पे जाओ, पूरा कोर्स अवेलेबल है 11th एंड 12th का, 160 आवर क्लास 11th का 224 घंटे क्लास 12th का अवेलेबल है। एंड जस्ट डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।